अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या हुआ, मतलब दो से ज़्यादा पार्टिकल्स यदि हों तो हम जो है उनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखते हैं। तो दो मासेस की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो तो अपन कैलकुलेट करके देख चुके हैं। उसमें अपन ने एक मास m0 लिया था, एक m1, और दोनों के बीच में यदि डिस्टेंस r है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली थी इसकी -g m0 m1 बाय r। अच्छा, अब इसका इंट्यूटिव मीनिंग क्या था? ये जो नेगेटिव एनर्जी है इसका इंट्यूटिव मीनिंग ये था कि इन बॉडीज को हमको यदि सेपरेट करना है, मतलब दोनों के बीच में इन्फिनिट डिस्टेंस यदि लेकर के यदि जाते हैं तो हमको जो वर्क करना पड़ेगा वो ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ठीक है, तो यदि एक्सटर्नल वर्क हमने किया, किस चीज के लिए किया है ना, टू सेपरेट द बॉडीज, टू सेपरेट द बॉडीज, वो कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, टू सेपरेट द बॉडीज टू इन्फिनिट डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, अब सपोज दो से ज्यादा बॉडीज हैं, दो से ज्यादा यदि बॉडीज हैं, सपोज m1 m2 m3 है और हर एक के बीच में डिस्टेंस जो है r है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, तो इसकी यदि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमको कैलकुलेट करनी है तो हमें ना इसको इस तरह से विजुलाइज करें कि पहले जो है वो हम दो बॉडीज लेकर के आए। ठीक है, ये तीनों बॉडीज को हम इमेजिन करें कि इन्फिनिट डिस्टेंस पे हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो अब दो बॉडीज को हम पास में लेकर के आते हैं, है ना, m1 बॉडी और m2 बॉडी। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस r, m1 m2, तो इनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, -g m1 m2 बाय r। ठीक है, ये तो इनकी हो गई। अब सपोज हम तीसरी बॉडी भी लेकर के आते हैं, है ना, तीसरी बॉडी हम लेकर के आए, डिस्टेंस r और डिस्टेंस r, तो अब ये तीसरी बॉडी जो है वो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू m1 भी होगी और विद रिस्पेक्ट टू m2 भी होगी। ठीक है, इस पे तो ज्यादा फोर्स लग रहा है ना, ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो एक्सटर्नल फोर्स जो है, एक्सटर्नल वर्क जो हमको करना पड़ेगा वो ज्यादा नेगेटिव होगा। ठीक है, या दूसरी तरफ से सोचें तो यदि ये सिस्टम पहले से दिया हुआ है और m3 को यदि हम इन्फिनिटी पे पहुंचाना चाहते हैं तो हमको वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कंसेप्चुअली आप उसको उस तरह से सोच सकते हैं। ठीक है, खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो m3 को यदि हम लेकर के आते हैं तो दोनों पेयर के साथ में जो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी दोनों को ऐड करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, और नेगेटिव टर्म्स में -g m1 m3 बाय r और -g m2 m3 बाय r, ये इन तीनों बॉडीज की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, नेगेटिव टर्म्स में, है ना, नेगेटिव है ये, और इसका मतलब बेसिकली ये निकला कि इन तीनों बॉडीज को यदि हमको सेपरेट करना पड़े तो हमको इतना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, जैसे जैसे ट्रायंगल में तो केवल तीन बॉडीज हैं तो हम एक एक करके जो है वो इस तरह से इंडिविजुअल पेयर्स का कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि नंबर ऑफ बॉडीज यदि बढ़ जाती है, ठीक है, तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे एक बार उसको भी देख लेते हैं। सपोज कोई स्क्वायर है या और भी कोई ज्योमेट्रिकल शेप हो सकता है, उसके चारों पॉइंट्स पे, है, चारों कॉर्नर्स पे एक एक बॉडी है और इसकी हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है। तो हमको अब इसमें ये, है ना, ध्यान में रखना पड़ेगा, काउंट तो जैसे हम इंडिविजुअली कर लेंगे, हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे कितने। ठीक है, तो उसका एक मैथमेटिकल रिलेशन है, आप मैथ्स में देखिएगा कि ये बेसिकली जैसे चार बॉडीज हो गई, तो चार बॉडीज में से दो बॉडीज को यदि हमको चूज करना है, ठीक है, और ऑर्डर मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर का मतलब कोई भी बॉडी को पहले चूज कर सकते हैं,
तो 4 में से 2 बॉडी को चूज करना है, तो उसके नंबर ऑफ तरीके जो हैं वो कितने होते हैं, NC2। ठीक है, तो ये तो मैथ्स में आपने देख लिया होगा अभी तक। तो NC2 जो है वो बेसिकली नंबर ऑफ पेयर्स, ठीक है, और ये कितना होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और फैक्टोरियल क्या होता है, n फैक्टोरियल n इंटू n-1 इंटू n-2 1 तक। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे। तो जैसे ये वाला केस हो गया, तो इसमें 4 बॉडीज हैं, तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने बन जाएंगे अपने, 4 इंटू 3 अपॉन 2, तो हो गया आपका 6 पेयर्स बन जाएंगे। जैसे इसमें 6 पेयर्स कौन से हो गए, 1 2 3 4, ये 5वां पेयर हो गया और ये 6ठा पेयर हो गया। ठीक है, तो ये फिर भी रिलेटिवली सिंपल था। अच्छा, इसकी जगह पे सपोज कोई क्यूब होता है, तो क्यूब के केस में जैसे आप पेयर्स जब काउंट कीजिएगा, तो भाई उसमें फिर उस तरह से रहेगा कि भाई जैसे सपोज इसके क्यूब का साइड जो है वो a है, तो a डिस्टेंस पे जो है वो कितने पेयर्स बनते हैं, फिर उसके बाद में ये डायगोनल वाला है ना, ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे, फिर आपका जो ये कंप्लीट डायगोनल वाला है, मतलब यहाँ से यहाँ तक वाला, सॉरी, मतलब ये जो बिगेस्ट डायगोनल है यहाँ से यहाँ तक वाला, ऐसे कितने पेयर बनेंगे, तो वो आप करके उसको कैलकुलेट कीजिएगा। पर एक आपको आइडिया रहना चाहिए कि भाई नंबर ऑफ पेयर्स बन कितने रहे, है ना, तो बनेंगे कितने, ताकि है ना उसमें गलती नहीं हो। तो इसमें जैसे 8 टोटल बॉडीज आएंगी, यदि हर एक कॉर्नर पे एक बॉडी को हम प्लेस कर दें तो 8 बॉडीज आएंगी। ठीक है, एक ही अंदर है, तो नंबर ऑफ पेयर्स जो है वो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ पेयर्स 8C2 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें, 8 इंटू 7/2 28। तो जो आप नंबर ऑफ पेयर्स जो काउंट कीजिएगा, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स आपके 28 आने चाहिए। ठीक है, तो उससे एरर नहीं होगा आपका। ठीक है।